सीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सीमा साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सुमित भाई इस वक़्त तो सारी दुनिया जो है वो न्यूयॉर्क जा रही है, अमेरिका जा रही है और सुना है इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड है डॉक्टर जयशंकर, द टॉप डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, वो भी न्यूयॉर्क पहुँच गए हैं। क्या एजेंडा है इस दफ़ा इंडिया का? क्या करने वाला है? हमारे खित्ते में तो सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियाँ हैं, क्या इंडिया पाकिस्तान की क्लाइमेट चेंज पे भी बात करेगा? या कि सिर्फ़ जो है वो अपनी डिप्लोमेसी जो है वो करेगा या अपना ही एक उनका एजेंडा है, वो भी हमें बताएँ कम से कम कि इंडिया क्या बात करने वाला है? ज़रा काइंडली हमारे से शेयर तो करें समझ भाई। देखिए सीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अभी जो एक फॉर्मल एजेंडा है, वो अनाउंस नहीं किया गया है। सो व्हाट वी मेनली नो द पेरिफेरल एजेंडा जो यूजुअली हो सकता है। अब ये होगा, नहीं होगा, दैट विल बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ फॉर्मल अनाउंसमेंट बिकॉज़ आप जानते हैं कि डिप्लोमेसी में इज़ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हू डिसाइड क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट द इन्फॉर्मेशन वी हैव एंड द बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन इन द ओपन डोमेन। देखिए चीमा साहब, पहली बात तो बात 5 6 7 चीजों पे होगी। पहली होगी फूड सिक्योरिटी पे होगी। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर की होगी। हमारी सीट इन यूएनएससी होगी। अब ये जो वर्ल्ड का जो नया वर्ल्ड ऑर्डर बना, जो नया पॉलिटिकल ऑर्डर बना, इसमें फूड सिक्योरिटी है, इसमें वॉर्स प्रिवेंट कैसे की जाए, क्योंकि एक यूएन बहुत काबिल इदारा नहीं रहा है वॉर प्रिवेंट करने में। जब से मैंने होश संभाला, आई डोंट थिंक यूएन हैज प्रिवेंटेड एनी वॉर। ये होगा। उसके अलावा होगा भाई ये जो दुनिया का जीडीपी गया है, हाउ टू रिबिल्ड द इकोनॉमीज। इसके बाद एक और एजेंडा होगा, जो कंट्रियां पीछे चली गई है, जो कंट्रियां पीछे गई है कोविड के कारण, या उनकी मदद कैसे किया जाए, या कॉपरेशन म्यूचुअली कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि दुनिया में चैलेंजेस अभी भी कुछ है। अगर आज आज की आप बात देखें तो मैं कहीं देख रहा था कि पुतिन हैज इवन वार्न द वेस्ट ऑफ अ न्यूक्लियर काइंड ऑफ अ सिचुएशन। तो दुनिया में यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, यहाँ ताइवान चाइना में एक फ्लैश पॉइंट है। और चाइना को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो यूनिवर्सल एग्रेसर है, जो यूनिवर्सल एग्रेशन लेके चल रहा है, एक ही कंट्री चल रही है और हर एक के प्रति चल रही है, वो है चाइना। तो चाइना के होते हुए एक बड़ा वर्ल्ड ऑर्डर डिसरप्ट हो रहा है, एशिया में बड़ा जो चीज़ें डिसरप्ट हो रही है। अब देखिए चाइना को तो पीछे आपको पता ही होगा चीमा साहब कि क्वीन के फ्यूनरल में भी आने से मना कर दिया। जबकि हम कहते हैं जीने मरने पे डिप्लोमेसी नहीं होती, होनी नहीं चाहिए, पर यहाँ तो क्वीन के फ्यूनरल में आने से भी चीनियों को मना कर दिया। चाइनीज एम्बेसडर गया था अपना पूरा डेलीगेशन लेके, सिक्योरिटी गार्ड नहीं भेज दिया, बोला भैया यू आर नॉट सपोज टू एंटर हियर। फिर आपने देखा शी जिनपिंग ने यूके विजिट कैंसिल कर लिया आउट ऑफ ह्यूमिलिएशन। आउट ऑफ ऑल द 500 डिग्निटरीज व्हिच वर प्रेजेंट, चाइनीज प्रेसिडेंट हैड टू कट हिज विजिट। अब आप देखिए चाइना के प्रति कहाँ कहाँ एक ओपन रेजिस्टेंट खड़ा हो रहा है। और चाइना यहाँ पे अपनी चाल चलने चल रहा, नक्शे चल रहा है। चाइना कह रहा कि जी मैं 2027 में 5 साल बाद ताइवान पे हमला करूंगा। मतलब 5 साल प्लान बना रहा अटैक, और दुनिया को बता रहा। चाइना की इकोनॉमी की चीजें आपको पता है, चाइना का टेक्नोलॉजिकल एग्रेशन, इकोनॉमिक एग्रेशन दुनिया की हर कंट्री में। डेट ट्रैपिंग दुनिया की हर कंट्री में हो रही, बहुत सी कंट्रियों की इकोनॉमी खस्ता हाल है। वैसे में दुनिया की परिस्थिति क्या है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ कैन इंडिया बी प्रोवाइड अ पॉजिटिव रोल एंड अ प्लेटफॉर्म टू हेल्प द वर्ल्ड एंड हेल्प द ह्यूमैनिटी। वैसे भी हमारे यहाँ अब की बार एक स्पेशल सेशन होगा, इंडिया एट 75, वेयर विल टॉक इज व्हाट हैज इंडिया डन, हाउ इज इंडिया इंपॉर्टेंट एंड हाउ इंडिया कैन कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड ऑर्डर। हाँ, क्लाइमेट की बात होना जाहिर है, पाकिस्तान में एक त्रास दिया है व्हिच इज क्लाइमेट ड्रिवन। ये भी कोई इसमें को आप कोई डिनाई नहीं कर सकते। और करीब $20 बिलियन तो अभी इसको एक से एकदम निकलने के लिए इमीडिएटली चाहिए, और ये चीजें कहीं भी हो सकती है। इन सब चीजों पे डिपेंड होगी, बात होगी। और चीमा साहब मैं आपको बताऊं, आफ्टर पेरिस अकॉर्ड वी आर द ओनली कंट्री। देखिए अमेरिका तो निकल गया था, चाइना पे तो आप जानते ही नहीं कि चाइना क्या डाटा दे, कुछ नहीं डाटा दे। वो तो ये बोल सकता है कि मेरे यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं चलती आज की डेट में। वी आर द ओनली कंट्री और द ओनली डेमोक्रेसी हु इज मीटिंग आवर कमिटमेंट्स। हमने अपने सारे कमिटमेंट्स मीट किए। इनफैक्ट वी आर डूइंग बेटर देन व्हाट वी आर कमिटेड। तो ये हम चीजें टेबल पे रखेंगे, दुनिया को बताएंगे हमारी जरूरत क्या है। हाँ, आपको हमारी जरूरत क्या है, हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, और हम दुनिया से उम्मीद क्या करते हैं। वैसे हम ट्रेड की बात करते हैं, एड की बात तो करते नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल वो तो ज़ाहिर बात है कि इंडिया बड़ी इकोनॉमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक्सपेंशन के हवाले से जो इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है सुमित पीर भाई? आप क्या समझते हैं कौन बड़ी रुकावट है? क्या चाइना बड़ी रुकावट है, एक बात, या क्या आप समझते हैं कि अभी इंडिया इस काबिल नहीं हुआ कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर बन सके? उसकी वजह ये है कि जैसे फॉर इंस्टेंस
डिस्प्यूट्स के वाले देखा जाए, खित्ते में उसकी पोजीशन देखी जाए, चाइना से भी मिसाइल है, पाकिस्तान के साथ भी मिसाइल है। तो बहुत सारे दुनिया के ममालिक का ये भी कहना है कि इंडिया इज आस्किंग फॉर टू मच टू बी अ मेंबर ऑफ द परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल, ऑल्दो द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड मेनी अदर यूएस प्रेसिडेंट्स, उन्होंने आके इंडिया में भी कहा था कि आप, ओबामा ने मेरा ख्याल है इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि हम आपकी जो है ना परमानेंट सीट के लिए कब बात करेंगे, ये करेंगे। तो वो कई लोग कह रहे हैं कि इंडिया को एक लॉलीपॉप दिया हुआ है बहुत सारे ममालिक ने, लेकिन एक्चुअली इंडिया डजंट क्वालिफाई फॉर दैट, और चाइना जो है वो उसको वीटो कर देगा। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो एक पर्सपेक्टिव है अबाउट इंडिया और ये इस चीज के बारे में, क्योंकि मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर इस पे बात तो जरूर करेंगे, एक्सपेंशन ऑफ द यूएनएससी। जी, देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब का चीमा साहब बहुत बड़ा एजेंडा है और काफी दिन रहेंगे अब की बार यूएस में। एक बीएसए अलायंस है, ब्राजील, साउथ अमेरिका और इंडिया की, ऐसी कई सारी अलायंसेज है, कई सारे, एक हमारे पैसिफिक में कुछ अलायंसेज हैं, कुछ वेस्ट इंडीज की जो कंट्रीज उनके सारे अलायंसेज, उन सबको हम सबसे मिल बांट के अच्छी तरह से बातचीत करके आएंगे, बड़ा एजेंडा बना के चले चीमा साहब। और वहाँ जो लोकल पॉलिटिक्स है और जो लोकल पॉलिटिशियंस है, जो लोकल पावर सेंटर्स है, उनको भी, उनसे भी बातचीत होगी। तो लंबा एजेंडा, कोई 1-2 दिन के लिए डॉक्टर जयशंकर साहब नहीं गए, काफ़ी टाइम स्पेंड लगा के आएँगे। और आप जानते हैं अगर डॉक्टर जयशंकर साहब वहाँ बैठे हैं, तो नंबर ऑफ डेज़ मल्टीप्लाइड बाय 5 और 10 की इतने नंबर ऑफ मीटिंग्स करेंगे, और उन मीटिंग्स का मतलब व्हिच विल बी इन हंड्रेड्स, व्हिच विल द नंबर माइट कम, उन हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स का इम्पैक्ट क्या आएगा? आपको याद होगा लास्ट टाइम जापान गए थे, 2 दिन में 48-28 मीटिंग्स की थी उन्होंने, मोदी जी ने। और इतने दिन गए तो अगर उससे आधी पेस पे भी चलें, और फिर आप देखिए चीमा साहब, व्हेन दीस हंड्रेड्स ऑफ मीटिंग्स विल हैपन, दिस विल रियली cement India's position at a matter in matters of perception, in matters of reality, in matters of economic stature, dominance, and a lot of other things. So that's point number one. So there are a lot of things on the agenda which we know as on date, but final details are not. Now, answering your question, UNSC. देखिए यूएनएससी की बात अगर आप याद हो चीमा साहब, 2 साल पहले मोदी जी ने बोला था आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। आई एम कोटिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ही सेज आवर पेशेंस इज रनिंग आउट। देखिए चीमा साहब, यूएनएससी में जो P5 है आज की डेट में, जब यूएनएससी बना था तब वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इसमें मैं अपने नेशनल टीवी पे बहुत डिबेट्स करता हूँ। वर्ल्ड की पोजीशन क्या थी? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, राइट? इट वाज अ यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड, इसलिए यूरोप से 3-3 लोग को उठाया गया, करेक्ट? यहाँ से तो हमें बोला था आप यूएनएससी के मेंबर बनो, पर हमारे एक प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने बोला नहीं चाइना को बनाओ। चलिए कोई गलती नहीं, हो गई। अब वहाँ यूएस तो खैर था ही था। अगर आज आप देखें तो आज, चलिए आप अमेरिका को निकालिए, आप रशिया को निकालिए, रशिया एक मिलिट्री सुपर पावर है। बाकी, अब आप बाकी चाइना को यहाँ अलग कर दीजिए, वो तो एक ऑटोक्रेटिक पावर है। बाकी जो 2 कंट्री है, जो P5 के मेंबर है, उनका हमसे किस लहजे में मुकाबला है? क्या, कैसे आप उनको हमसे बेंचमार्क करेंगे? किस स्टैचर पे बेंचमार्क करेंगे? आप बताएँगे आप दे क्या रहे हैं? आप दुनिया को दे क्या रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, देखिए सबसे ज़्यादा पीस कीपर्स हम देते हैं, अब तक, ठीक है साहब? सबसे ज़्यादा वैक्सीन हम दे रहे हैं। यूएन का कोई भी फूड प्रोग्राम हो, हम सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। यूएन को हमारी ज़रूरत हो, हम देते हैं। सर हम 20% ऑफ द आबादी है। हाउ कैन यू लीव 20% ऑफ आबादी? वी हैव द यंगेस्ट यूथ ऑफ 800 मिलियन। वी आर द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बाय जीडीपी, 3rd बाय पीपीपी, राइट? वी आर द 3rd पावरफुल मिलिट्री। अब हमारे एयरफोर्स की रेटिंग तो चाइनीज़ एयरफोर्स से भी ऊपर है, डब्ल्यूडीएमए की रेटिंग अभी आई है। या अगर आप देखें इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, फार्मा, मेडिसिन, सोलर पावर, राइट? इसमें हम दे रहे हैं। वी आर एक्सपोर्टिंग मेडिसिन टू 150 कंट्रीज। आपको वीट चाहिए तो आप हमारे पास आ रहे हैं कि भाई हमें वीट दो। आपको फर्टिलाइजर चाहिए, आप हमारे पास आ रहे हैं। आपको डॉक्टर चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, आपको आज के डेट में नर्स चाहिए, आपको आईटी प्रोफेशनल चाहिए, आपको क्या, और आपको मार्केट चाहिए, वहां तो आप आ ही रहे हैं हमारे पास। हर कोई हमारे पास मार्केट को लेके आ रहा है। तो जब इतना बड़ा वर्चस्व है, भाई आप मिलिट्रीली नंबर 3rd हो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नंबर 3rd हो, आप जीडीपी में नंबर 3rd हो, बाय पीपीपी दैट्स द मोस्ट एब्सोल्यूट मेजर, 11.75 ट्रिलियन, बहुत ज्यादा बढ़ गया आज की डेट में। With all these things, and 18 to 20% of the world population, the most contributing lot and the most successful diaspora in the world, if we are not getting the place, who else deserves it? इसलिए मैंने कहा इन 3 बाकी 2 मेंबरों से कंपेयर करें, where do we stand in front of India? अगर, बिकॉज तब एक यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड था, तब ये एक वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए बनाया गया। अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है। और चीमा साहब, क्या ये कहना गलत होगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी और इंडिया एक वाहिद कंट्री है जो वर्ल्ड की हर 8 बड़ी फॉर्मेशन है, G20 की बात करें, क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, ऐसे 8-9 बड़ी फॉर्मेशन है, इंडिया हर एक का मेंबर है। देखिए यहाँ जो बाइडेन नहीं, यहाँ शी नहीं है, यहाँ पुतिन भी नहीं है। तो अगर आपका इतना स्टैचर है, तो हाउ यू कैन बी डिनाइड अ परमानेंट सीट इन यूएनसी, व्हिच इज नॉट सिंपल, व्हिच डजंट मीट द सिंपल लॉजिक। और तीसरी बात, अगर आप यूएनएससी की बात करें, देखिए
अगर यूएनएससी और यूएन पावरफुल होता और वाइबल होता तो ये क्वाड, I2U2, SCO, ये जितनी भी फॉर्मेशन बनी है बने नहीं. What are these formation? I call them as islands of power. When the main body or the main power center is defunct, it's not functioning. Excuse my language. It is not functioning as per the expectations. चीमा साहब, आपकी और मेरी जब से हम बड़े हुए, यूएन ने, यूएनएससी ने कौन सी लड़ाई रोक ली, यूएन ने कौन सी लड़ाई रोक ली? अभी आपके यहाँ वो मिस्टर मीर थे, मेजर मीर, उसके खिलाफ उन्होंने टेक्निकल वीटो लगा दिया चाइना में. अगर एक कम्युनिस्ट कंट्री आके हर प्लेटफॉर्म में वीटो लगा रही है, दे कैन स्टॉप अ वर्ल्ड बॉडी, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द वर्ल्ड बॉडी. आप तो जानते कौन चाइना मसूद अजहर के खिलाफ टेक्निकल होल्ड किसने लगाया? जितने भी अलकायदा के टेररिस्ट हैं या जोश मोहम्मद लश्कर तोयबा के टेररिस्ट हैं, जो आपके प्रधानमंत्री भी मानते हैं, आप एफएटीएफ में उनके खिलाफ एक्शन करते हो. पाकिस्तान एफएटीएफ में उनके खिलाफ एक्शन करता है, दिखाता है मैं एक्शन कर रहा हूं, पर चाइना उसमें टेक्निकल होल्ड लगा रहा है. जब ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर हो रही तभी तो आइलैंड्स ऑफ पावर बन रहे हैं. ये जो I2U2 क्वाड किसी की भी बात करते हैं, आइलैंड्स ऑफ पावर व्हिच आर फॉर्म्ड अप. So, and UNSC has, or United Nations has not been able to prevent any war. One country can dictate the terms. चाइना ऑटोक्रेटिक है, चाइना ने वायरस बनाया, चाइना इज अ थ्रेट टू वर्ल्ड पीस, तो दुनिया मानती है. स्टिल दे हैव अ वीटो पावर. अभी जो नए यूएनएससी परिकल्पना है, इसमें कम से कम 10 से 12 कंट्री होंगी. जैसे आपको ब्राजील को लेना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को लेना पड़ेगा, हर कंटिनेंट में से इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा. 10 से 12 स्टेट होना चाहिए. और मैंने हमेशा प्रपोज किया है अपने नेशनल टीवी पे भी, देखिए अगर आप यूएनएससी की आज बात करें, इट शुड गो बाय मेजॉरिटी वोट. चाहे आप 80-20 कीजिए, अगर 10 मेंबर है, 8 अगर बोलते हैं तो ठीक है, 70-30 कीजिए. बट जब तक आप 5 में से एक भी वीटो करे तो कुछ होगा ही नहीं ना किसी का कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होगा. चीमा साहब, अल्टीमेटली इलेक्शन भी ऐसे थोड़ी ना लड़ा जाता मेरे भाई कि पूरे 22 करोड़ लोगों ने एक जी शहबाज शरीफ को वोट दिया, वो प्रधानमंत्री बनेंगे. यू गो बाय द मेजॉरिटी वोट. हियर यू माइट नॉट गो बाय द मेजॉरिटी वोट, यू गो बाय 2/3, यू गो बाय 80-20, 70-30, जो भी आपको लगे. भाई अगर 10 मेंबर है, अगर 8 मेंबर वोट करते हैं तो उनकी जो बात होगी वो चल, तब तो एक वर्ल्ड ऑर्डर चलेगा ना. नहीं तो ये आइलैंड्स ऑफ पावर and your dominance within islands of power and your capability to mesh within the islands of power will determine your global stature, जो दुनिया में आज हो रहा है. अब यूएनएससी में अगर हमें सीट नहीं मिल रही तो फायदा कुछ नहीं हो रहा ना. और चीमा साहब, वी आर नॉट, हम कोई भीख थोड़ी ना मांग रहे, वी आर डिमांडिंग व्हाट वी डिजर्व. रेस्पेक्ट इज कमांडेड नॉट डिमांडेड. हम तो डिमांड थोड़ी ना करिए टू कमांड अस. और अब इन फैक्ट्स फिगर्स डाटा को देखते हुए, लास्ट सेंटेंस, by which virtue, by which logic, by which connotation, or by which imagination or illusion we do not deserve a UNSC seat. What more do you want us to compare and compete and deliver to the world? 5 बिलियन वैक्सीन भी तो चीमा साहब हम ही बना रहे हैं ना. अगर आज हम वैक्सीन बनाए, लोग तो अमेरिका में $100-200 की वैक्सीन बेचने की बात कर रहे थे. आज आप और हम फ्रीली ट्रेवल कर रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द वैक्सीन वी हैव कंट्रीब्यूटेड. गॉड में हमने बोला ना 5 बिलियन वैक्सीन देंगे, जैसे हमने बोला 5 बिलियन वैक्सीन देंगे. आपको याद होगा बिल गेट्स साहब ने भी कहा था फॉर्मूला ओपन सोर्स मत कर लो, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग ओपन सोर्स मत कर दो. जब हमने बोला, जब देखिए पुश काउस टू शो, हमें बोला गया आप बनाओ. अमेरिका में जो चीज संभव नहीं हुई, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ा पावर है, हमने 5 बिलियन वैक्सीन बना के देने का वायदा किया और बना के दे रहे हैं. आज सर्विकल कैंसर का हमने वैक्सीन निकाला चीमा साहब, which will be the cheapest vaccine in the world, and we will liberate billions of women because of cervical cancer. 200 से 400 रुपए के बीच हम वैक्सीन लाएंगे. पहले इंडिया में लगेगी, जाहिर सी बात है, उसके बाद दुनिया को देंगे. कि चीमा साहब 200 से 400 रुपए, $3 की सर्विकल कैंसर की वैक्सीन. बताइए इससे बड़ा कंट्रीब्यूटर दुनिया में कौन है? अच्छा सुमित भाई, ये तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द स्टोरी. द अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी इज कि इंडिया जो है उसकी फौज ने जो वॉर क्राइम्स कर रहा है कश्मीर के ऊपर, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं इसके ऊपर. इंटरनेशनल मीडिया ने जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में इंडियन आर्मी की तरफ से हुई हैं, वो रिपोर्ट हुई हैं. मतलब ये कोई ऐसी बात नहीं. यूएन की खुद रेजोल्यूशन जो है कश्मीर के ऊपर है कि इसको रिजॉल्व करें. तो इंडिया जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा तो कश्मीर को तो वो बुलडोज कर देगा, कहेगा जी ये तो देखो हम तो इसमें हैं, ये तो क्योंकि हमें फेवर करता है तो ये हम इसको अब जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए. यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन, मेरी अंडरस्टैंडिंग तो ये है, हाफिज सईद के ऊपर भी है और कश्मीर के ऊपर भी है. सिर्फ मसला ये है कि हाफिज सईद के ऊपर सारे इकट्ठे हो गए, डाल लिया जो कि डालना चाहिए. हाफिज सईद इज जिसे वो कहते हैं ना क्रिमिनल बंदा है, उसको मैं आई फॉलो दैट. उसने जो एक्ट्स ऑफ टेररिज्म किए हुए हैं, जो उसने स्टेट से बढ़ के काम किए हुए हैं, उसको सजाएं मिलनी चाहिए. लेकिन कश्मीर के ऊपर भी तो भाई वो जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन मौजूद है, उनका क्या करना है? उनको ऐसी पड़े रहने देना है. और वो क्योंकि इंडिया ने किए हैं वो खामोशी रहेंगी, तो दुनिया इसके ऊपर भी तो बात करती है आपसे.
क्योंकि अब आप इंडिया ताकत में है, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया को अनॉय नहीं करना चाह रही, वो सारी रेजोल्यूशंस दब के निचली सतह पे चलेगी। तो ये भी तो एक डायकोटमी है सुमित भाई, इस पे भी थोड़ी रोशनी डालें आप। बिल्कुल बिल्कुल डालेंगे चीमा साहब। सबसे पहली बात ये है कि आपने बात की थी, ये देखिए, अगर आप कहते हैं, आपके कमर चीमा साहब आज कह रहे हैं कि हाफिज सईद को सजा होनी चाहिए, इज अ क्रिमिनल, तो ये यस, आपके ही परम इज नॉट मित्र जस्ट अ क्रिमिनल बट ही कमिटेड एक्ट्स ऑफ टेररिज्म एज वेल। बिल्कुल अच्छी बात है चीमा साहब, बहुत बढ़िया। तो आपके परम मित्र चाइना इस पे टेक्निकल होल्ड क्यों लगा रहा है, ये आपको उनसे समझना पड़ेगा। भाई हाफिज सईद इज नोबडी इन चाइना, व्हाई इज चाइना इंटरेस्टेड इन पुटिंग अ टेक्निकल होल्ड? ये तो नहीं है कि एक मतलब ना वो नहीं कहते गुड 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 कॉप बैड कॉप पॉलिसी अब चला रहे, चलिए कोई बात नहीं उस पर आते हैं। दूसरी बात चीमा साहब, आपको याद होगा 1962 62 60 साल पहले यूएनएससी में कश्मीर डिस्कस हुआ था। उसके बाद आज तक यूएनएससी में या जनरल असेंबली में कहीं कश्मीर का मुद्दा आया ही नहीं। चीमा साहब, जो 60 साल पुराना विषय है, जो 60 साल में डिस्कस नहीं हुआ, आपके और मेरे कहने से, सोचने से, चाहने से वो एक वर्ल्ड का इंटरनेशनल फोरम का मुद्दा नहीं बन जाता सर। कश्मीर का मसला है पीओके का, जो हमारा हिस्सा आपने कब्जा कर रखा, जहां आप अपने फिडो हुकूमत चला रहे हो, हम आपसे वापस लेके रहेंगे, वो तो खैर अलग मसला है। देखिए, बात करनी है तो पीओके पे होगी, और तो कोई मसला ही नहीं। आप देखिए, यूरोपियन डेलीगेशन आ गई, सारे आ गए, आपके सारा मिडिल ईस्ट तो कश्मीर में कारोबार कर रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगा रहा है। देखिए चीमा साहब, चाहे आप कितना ही कहें, आप देखिए, आप पाकिस्तान का कितना ही पक्ष रखें, जो चीज पिछले, देखिए 75 साल हो गए आजादी को, 60 साल में, 60 साल इज अराउंड 7 7 राइट, 80% ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द आजादी के टाइम से जो चीज डिस्कस भी नहीं हुई इंटरनेशनल फोरम पे, जिसको यूएनएससी में, यूएन जनरल असेंबली में डिस्कस नहीं किया, चीमा साहब, आज की दुनिया में वो मुद्दा है रशिया यूक्रेन, मुद्दा है पुतिन का न्यूक्लियर थ्रेट, मुद्दा है वीट क्राइसिस, मुद्दा है फूड क्राइसिस, मुद्दा है क्लाइमेट, मुद्दा है सस्टेनेबल एनर्जी, मुद्दा है लड़ाइयों को कैसे रोका जाए। इट्स नॉट टाइम फॉर वॉर, इट्स अ टाइम फॉर पीस। ये चीजें दुनिया को देख रहे हैं। मुद्दा है चाइना को कैसे रोका जाए, मुद्दा है चाइना का एग्रेशन, मुद्दा है चाइना की स्पाइंग। ये बड़े बड़े मुद्दे, ये है कि हाउ चाइना इज डिस्टर्बिंग द वर्ल्ड पीस। ये तो मैं नहीं कह रहा, दुनिया का हर ताकत कह रही है। और अब आप देखिए, शी जिनपिंग को फ्यूनरल में आने से नहीं रोक रहे लोग। मतलब हालत इतनी हो गई कि फ्यूनरल में जीने मरने पे तो कहते हैं यार कोई राजनीति नहीं, कोई पॉलिटिक्स है। यहाँ तो जीने मरने पे भी पॉलिटिक्स आ गई। खुद सोचिए आपके ऑल वेदर फ्रंट की हालत क्या। और ये जो आपका ऑल वेदर फ्रंट चीमा साहब 60% फूड स्टॉक रिजर्व किए, 1% भी छोड़ देना, आपकी यहाँ सारी समस्या खत्म हो जाए। नहीं छोड़ रहा, यहाँ आपके लिए खाना नहीं छोड़ रहा चीमा साहब। जिसको चीमा साहब मेरे मित्र टेररिस्ट कह रहे हैं, उसके लिए वो टेक्निकल होल्ड लगा रहा है। ये जादू, ये जो गुगली है, तो ये दो गुगली। अलग चीजें हैं। देखिए, दो अलग चीजें हैं। देखिए, हाफिज सईद के ऊपर तो मैं बार बार कह चुका हूँ, ही इज अ लायबिलिटी फॉर पाकिस्तान। वो तो मतलब उस पर तो बात ही नहीं। क्वेश्चन ये है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन कश्मीर, आप कह रहे हैं मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ, क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ये नहीं कहती ये बायलैटरल डिस्प्यूट है? जब है तो मेरा ख्याल ये है कि इस पे हाँ, भी डिस्कशन हो जानी चाहिए, वंस फॉर ऑल। वंस फॉर ऑल ये एक जिसे कहते हैं ना, और ये यूएन में पड़ा भी हुआ है इशू, रेजोल्यूशंस हैं। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि वो जिसे कहते हैं ना, अब क्योंकि ताकत का पलड़ा भारी हो गया, ताकत का पलड़ा जो है वो इंडिया की तरफ चला गया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश हो गई। अगर ताकत का पलड़ा बराबर रहता, इंडिया की तरफ ना जाता, तो जारी बात है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इसके ऊपर बात नहीं करनी थी। असल बात तो फिर यही है ना, बात तो कानून की नहीं है। सुमित भाई, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, जियो पॉलिटिक्स में या पॉलिटिक्स में देर इज ऑलवेज ए प्रियोरिटी मैट्रिक्स। प्रियोरिटी मैट्रिक्स डिटरमाइंस द स्टेट ऑफ अफेयर्स। देखिए, जब मैं छोटा था तो मेरे लिए तो प्रियोरिटी मैट्रिक्स थी दूध की बोतल। अगर दूध की बोतल नहीं मिले, मैं तो निकल जाऊंगा। आज मेरी जरूरतें कुछ और है, आज मेरी आपकी जरूरतें कुछ और है। एक टाइम में हम टांगे पे चलते थे, ठीक है जी। आज आप भाई जहाज में उड़ के आए हो, घूम रहे हो जहाज में, ठीक है। एक टाइम में हमारे पास ये वाला फोन था, आज हम सब स्मार्टफोन लेते हैं। जिंदगी में जरूरत है प्रियोरिटी। प्रियोरिटीज चेंज विद टाइम। जो 60 साल पहले चीज अच्छा, मैं चीमा साहब एक बात बताऊं, जो 60 साल पुरानी एक शेवरलेट गाड़ी होती थी भोंपू वाली, आज मैं बोलूं चीमा साहब अपनी गाड़ी मुझे दे दो, ये शेवरलेट की गाड़ी चला लो, इसकी छत भी नहीं चलाओगे। मैं बोलूंगा ये फोन छोड़ दो चीमा साहब, ये घर में वो वाला फोन लगा लो, टक टक वाला, और जो ऐसे वो नहीं था क्या, ऐसा वाला। मतलब चीमा साहब छोड़ो, स्टीमर में बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चले जाओ, जहाज का क्या करना। देखिए, जो जिनको वक्त एब्सलीट कर देता, आउटडेटेड कर देता, वो मुद्दे नहीं है। मुद्दा है सिर्फ पीओके का है।
जो हमारी टेरिटरी आपके पास है और कोई मुद्दा ही नहीं, उस पर बात होगी, या जो भी सेटलमेंट होगा या जो भी सेटलमेंट करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो हमें करना है। हम यूएन से कोई उम्मीद नहीं रखते चीमा साहब, पीओके को लेकर हम यूएन से कोई उम्मीद नहीं रखते, वो हमारा मसला हमें सेटल करना है सर, एंड विल फाइंड अ वे एंड टाइम एंड डे ऑफ आवर कन्वीनियंस टू सेटल इट, उसकी कोई चिंता आप ना करें, हम विल सेटल इट। और उसके लिए ना हमें यूएन की जरूरत है, ना हमें रशिया की जरूरत है, ना हमें अमेरिका की जरूरत है, हमारा मसला हम सेटल करेंगे इसको। अब बात रही बात, अब देखिए हम इतिहास में से घड़े मुर्दे उखाड़े और एक नॉन इशू को इशू बनाए और उसको सोचे कि दुनिया उस पर पकड़े। देखिए आपके लिए वो इशू हो सकता है, पर दुनिया के लिए तो शगुफा है ना। अगर 60 साल तक बात ही नहीं हुई चीमा साहब, 60 साल सर, 60 साल तक बात नहीं हुई, आप किस चीज की बात कर रहे हैं, एक काहे लाख की बात कर एक रहे लाख हैं? कश्मीरी मारा गया, आपके लिए शगुफा है, ये तो ना करें ना समझ भाई। नहीं ठीक है, नहीं, मैं ताकत है, आपको पर ये ताकत के नशे में अब ये ना करें। मैं आपको बताऊं, देखिए 50,000 टेररिस्ट आपके हैं, खुद इमरान खान नियाजी कह चुके हैं। वो और तो उन हजारों मारे हैं, नहीं 50,000 नहीं हजारों मारे हैं, अमेरिका के साथ मिलके हमने हजारों टेररिस्ट मारे हैं सुमित भाई। अभी ये तो पीछे की स्टेटमेंट है चीमा साहब, कुछ टाइम पहले की। और ये आपको परवेज मुशर्रफ साहब को कोट करो, उन्होंने क्या बोला, बोला दुनिया में जहां भी कोई आतंकवादी घटना होती है, समवेयर अनफॉर्चुनेटली इट इज लिंक्ड टू पाकिस्तान, और पाकिस्तान दैट लिंक्स कम बैक टू पाकिस्तान। ये परवेज मुशर्रफ ने कहा, मैंने नहीं कहा। तो अगर आप इन दोनों चीजों को जोड़ें, जो कश्मीर में परिस्थिति हुई, जो टेररिज्म हुआ, वो तो आपके कारण हुआ। अगर आप नहीं करते तो वहाँ परिस्थिति नहीं थी। आज के डेट में कश्मीर शांत है, बढ़िया है, चीजें कंट्रोल में, सब कुछ ठीक हो रहा है। बट चीमा साहब देखिए, मतलब मैं हसरतें कितनी भी रखूं, मैं हसरतें कितनी भी रखूं, मैं मेरी हसरत तो है कि मेरे पास कॉन कार्ड आ जाए और मैं 6 घंटे में अमेरिका पहुंच जाऊं, पर वो संभव नहीं है। मेरे पास रॉकेट आ जाए, मैं 2 घंटे में अमेरिका पहुंच जाऊं, वो संभव नहीं है। मेरी हसरतें मेरे दिल में, मेरे इरादे मेरे दिमाग में, पर जो हकीकत है वो दुनिया के सामने। ना मेरी हसरतों पे दुनिया चलती, ना मेरे इरादों पे दुनिया चलती, ना मेरे इल्यूजन्स पे डिल्यूजन पे। दुनिया हैज इट्स प्रायोरिटीज, हैज इट्स स्कीम ऑफ थिंग्स, दे विल बिल्कुल, डिस्कस व्हाटएवर इज रेलेवेंट सर इन टुडेस टाइम। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सुमित पीर भाई, मज़ीद इसको फ़ॉलो करेंगे कि क्या यूएन में हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, इट्स ऑलवेज़ प्लेज़र टॉकिंग यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।